बहुत बहुत स्वागत है सर मंच पर आपका। राघव चड्ढा जी, बहुत बहुत स्वागत है। और चड्ढा साहब के बारे में जितनी बातें हम बता रहे हैं उसके अलावा भी आपको कुछ चीजें जाननी चाहिए। एक बात तो यह है कि सर आप सीट ले सकते हैं। जी जी। वसीम बरेलवी का एक शेर है कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, यह सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। चड्ढा साहब अपनी बात को बड़े सलीके के साथ कहना जानते हैं। और एक ऐसा स्टेट जहां पर चुनाव है, पंजाब, उसके कोई इंचार्ज भी हैं, तो संगठन को कैसे बढ़ाना है यह भी जानते हैं। और दिल्ली वासियों को पानी कैसे पहुंचाना है, दिल्ली जो जल बोर्ड है उसके अध्यक्ष होने के नाते वो चीजें भी समझते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका मंच पर। और इस सेशन को होस्ट करने के लिए मैं बुलाना चाहता हूं अपने सहयोगी विवेक शुक्ला को। बहुत बहुत स्वागत विवेक आपका मंच पर। और साथ ही आशिफ इकबाल, हमारे सहयोगी जी सलाम के इनपुट एडिटर, आप दोनों का मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। और राघव जी के साथ आप सेशन को आगे बढ़ाइए। और देखिए राम, एक बात और शायद बहुत कम लोग जानते हैं राघव चड्ढा जी के बारे में कि ये फौज में जाने की सोच रहे थे, लेकिन कहां पहुंच गए, राजनीति में। ये भी एक तरह की फौज ही है जहां से निपटना है। आगे राघव अपनी बात को बढ़ाएंगे। ओवर टू विवेक। शुक्रिया राम। और महत्वपूर्ण बात यह है कि राघव चड्ढा जी के बारे में आपने जितनी भी बातें बताई, इससे और बड़ी बातें भी राघव चड्ढा जी के बारे में लोगों को पता है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर उन्होंने पढ़ाई की, वो बने भी, उसके बाद फिर दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष और पंजाब के सह प्रभारी, उम्र 32 साल, सबसे यंगेस्ट एमएलए के तौर पर जाने जाते हैं। तो यानी कि राघव चड्ढा जी, आपके बारे में बहुत सारी बातें हैं और उन बातों पर हम बात करेंगे भी। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब हम नए भारत का निर्माण कर रहे हैं तो नए भारत में युवाओं को सबसे पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और हमारा देश युवाओं का देश है, दुनिया में युवाशाली देश है। तो न्यू बिल्डिंग इंडिया जब बन रही है तो युवाओं को लेकर आपकी पार्टी क्या सोचती है? क्या आप सोचते हैं कि युवाओं के लिए होना क्या चाहिए, किस पर विचार करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस मंच पर आने का एक मौका दिया और कई सारी बातें आपने मेरे बारे में कही, उसके लिए आप सबका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक यंग इंडिया की बात है, युवाओं की बात है, मैं अक्सर ये बात कहता आया हूँ कि आज जो हमारे मुख्य धारा की राजनीति है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है, इसमें युवाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। कम से कम उतना तो होना चाहिए जितना भारत देश की आबादी है। आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में आता है। भारत देश की 50% आबादी आज 25 साल की उम्र से कम है। बहुत ही यंग कंट्री है इंडिया। एवरेज एज जो है भारत की वो 29 ईयर्स है या शायद 30 साल है। मैं भी एवरेज एज से बड़ा हूँ, मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ। तो इतनी यंग कंट्री जिसमें देश की आधी आबादी आपकी 25 साल की उम्र तक की आयु हो, उस देश में मुख्य धारा की राजनीति में और भारत निर्माण में युवाओं की भागीदारी होना बहुत आवश्यक है। और मुझे लगता है कि जहाँ तक इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देखें तो आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने सदैव से युवाओं को मौका दिया। हमारे जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो खुद एक बहुत ही यंग चीफ मिनिस्टर है, वन ऑफ द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर्स इन द कंट्री। और पढ़े लिखे युवाओं की हमारी पार्टी में भरमार है। मैं आपको थोड़ा ज़्यादा नज़र आता हूँ क्योंकि मैं कैमरे के इस तरफ रहता हूँ। इस कैमरे के पीछे आम आदमी पार्टी के बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो मुझसे कहीं ज़्यादा काबिल हैं, मुझसे ज़्यादा युवा हैं, मुझसे ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं। और वो असल में आम आदमी पार्टी को दिखाता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, क्योंकि आपने राजनीति का जिक्र किया, हमारे देश में एक युवा को राजनीति में आने के लिए कई सारी बंदिशों और कई सारे ऑब्स्टिकल से होकर गुजरना पड़ता है। पहली चीज़, आपके पास संसाधन होने चाहिए, मनी पावर। दूसरी चीज़, थोड़ी सी बाहुबल होना चाहिए, मसल पावर। और तीसरी चीज़, मीडिया पावर, थोड़ा मीडिया का साथ होना चाहिए। और चौथी चीज़, कोई पॉलिटिकल गॉडफादर होना चाहिए। आप या तो गांधी परिवार से ताल्लुक़ रखते हो, मुफ्ती परिवार से ताल्लुक़ रखते हो, ठाकरे परिवार से ताल्लुक़ रखते हो, लालू जी के या अखिलेश जी के परिवार से ताल्लुक़ रखते हो, नवीन बाबू के परिवार से, स्टालिन के परिवार से। जब तक आप किसी बड़े राजनीतिक घराने से नहीं जुड़े तो आप राजनीति में अपनी पहचान ही नहीं बना पाते, क्योंकि आपको आगे आने का मौका नहीं दिया जाता है। ये चीज़ जो है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, परिवारवाद की राजनीति, इसे अरविंद केजरीवाल ने हिंदुस्तान की राजनीति से जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। और हम जैसे लाखों युवा जो एक साधारण एवरेज मिडिल क्लास हाउस होल्ड से आते हैं, मध्यम वर्गीय लोग
जो पढ़ लिख कर शायद इंजीनियर बनते, मैं पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, कुछ अपना काम कर रहे होते, उन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके राजनीति में लाए कि तुम राजनीति में आओ, मुख्य धारा की राजनीति में आओ और राष्ट्र के निर्माण में लगो। ये मुझे लगता है कि डेवलप एक बिल्डिंग इंडिया और एक चेंजिंग इंडिया की तस्वीर जो मुझे नजर आती है, उसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की एक बड़ी भूमिका युवाओं को राजनीति में आगे लाने में नजर आती है। बिल्कुल। राघव जी, एक सवाल बड़ा लाजमी सा है। आप लोग दिल्ली में सरकार में हैं और दिल्ली में अहम जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं। पंजाब पे आपकी नज़रें हैं क्योंकि पंजाब में अभी ऑपोजिशन में है। तो आपको क्या लगता है कि क्या हुआ है, क्या होना है और क्या आप कर सकते हैं पंजाब को लेकर? अगर मैं देखिए, पंजाब एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। मैं खुद उस स्टेट से ताल्लुक़ रखता हूँ, पंजाबी हूँ। आज पंजाब में हालात ऐसे हैं कि एक पुरानी पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, शिरोमणि अकाली दल, उस पार्टी को लगातार 2 बार जनता ने मैंडेट दिया। 10 साल उन्होंने सरकार चलाई और 10 साल उन्होंने सरकार चलाकर पंजाब में कोई एक चीज़ ऐसी ना हो जहाँ पे लूट ना मचाई हो। भ्रष्टाचार, लूट, ये सब अकाली दल के कार्यकाल में हुआ। लोग परेशान हो गए अकाली दल से। लोगों ने कहा कांग्रेस को मौका देते हैं, अकाली दल से तो शायद बेहतर काम करेगी, इतना तो परेशान नहीं करेगी, इतनी लूट तो नहीं मचाएगी। तो बड़ी उम्मीदों के साथ कैप्टन अमरिंदर को मुख्यमंत्री बनाया। 4.5 साल कैप्टन साहब अपने महल से बाहर नहीं निकले, लोगों के बीच नहीं गए और कोई काम उन्होंने नहीं किया। यहां तक कि कैप्टन साहब ने पूरी सरकार को, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने एक चहेते ऑफिसर को, ब्यूरोक्रेट को आउटसोर्स कर दिया, ठेके पे दे दी सरकार कि तुम चलाओ सरकार। और मैं बड़ा इल्जाम लगा रहा हूं। एक उनके पसंदीदा ऑफिसर, मैं नाम भी बोल दूंगा उनका, उस व्यक्ति को उन्होंने ठेके पे सरकार दे दी कि तुम चलाओ, और वो खुद अपने सिसवान में जो उनका फार्म हाउस है उसमें ऐशो आराम से रहे। उन्होंने महाराजे की तरह अपने 4.5 साल गुजारे। अब जब लोगों के बीच जाने का समय आया तो लोगों ने मन बना लिया कि अकालियों ने लूटा, कांग्रेस ने धोखा दिया, एक मौका तो कांग्रेस ने नया चेहरा दे दिया ना, चरणजीत सिंह चन्नी के तौर पर। अगर कैप्टन साहब का उतना काम नहीं दिखा या नहीं उसका असर होता तो अब तो कांग्रेस ने नया विकल्प दे दिया जनता के सामने। देखिए, जब जनता जहाज बदलने का मन बना लेती है तो जहाज का कप्तान बदलने से बात नहीं बनती। आपने जहाज का कप्तान बदल दिया, एक चेहरे को हटाकर दूसरे चेहरे को ला दिया, लेकिन जनता तो ये पूछेगी कि 5 साल में क्या किया आप लोगों ने। नैतिक जीवन बड़ा छोटा सा है। मैं तो 10-11 साल से, अरविंद जी ने उंगली पकड़ के राजनीति में चलना, बात से नहीं लग रहा है, आपने 10 सालों में बहुत बड़ा अनुभव कर लिया है। पर अरविंद जी ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया। लेकिन मैंने अपने छोटे से राजनीतिक जीवन में कोई नेता ऐसा नहीं देखा जिसने अपने चुनाव से 1 महीना पहले सार्वजनिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर कहा हो कि मेरे 5 साल के मुख्यमंत्री का कार्यकाल समाप्त हुआ, मैंने काम किया हो तो मुझे वोट देना, मैंने काम नहीं किया तो मुझे मत वोट देना। वोट अगर देना है तो काम के नाम पर देना। हम काम के नाम पर वोट मांगते हैं, भाजपा की तरह राम के नाम पर वोट नहीं मांगते। लेकिन अगर प्रभु श्री राम हमारे इष्ट देव हैं तो हम उनके दरबार में नतमस्तक होंगे। बीजेपी के पेट में क्यों दर्द होती है? एक सवाल राघव जी महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जब हम नए भारत के निर्माण की बात करते हैं तो नए भारत की सुरक्षा क्या भाई हमें ध्यान रखना होगा, और नए भारत की सुरक्षा को दृष्टिकोण में रखते हुए बीएसएफ का दायरा पंजाब सहित कुछ राज्यों में 50 किलोमीटर तक बढ़ाया गया है। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और बीजेपी कह रही है कि ये जरूरी है। बीजेपी शासित जितने राज्य हैं, या गुजरात है या दूसरे राज्य, वहां कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पंजाब में दिक्कत हो रही है। आम आदमी पार्टी क्या सोचती है इस बारे में? बड़ा सरल जवाब है इसका। ये फैसला पंजाब की राजनीति, पंजाब की सियासत को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने लिया। बीजेपी समझ गई कि हम ना प्रत्यक्ष रूप से ना अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी सरकार बना सकती है पंजाब में, नहीं बना सकती। तो उन्होंने कहा कि फिर बीएसएफ का इस्तेमाल कर कर आज पंजाब पे कब्जा किया जाए। पंजाब की कुल इलाका, कुल एरिया, ध्यान से सुनिएगा, लगभग 50,000 स्क्वायर किलोमीटर है और बीएसएफ का दायरा बढ़ाकर आज 50,000 स्क्वायर किलोमीटर में से 27,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाका बीएसएफ के दायरे में आ गया। यानी कि आधे से ज्यादा पंजाब, अब पंजाब सूबे की राज्य सरकार नहीं चलाएगी, आधे से ज्यादा इलाके के अंदर कानून व्यवस्था से लेकर हर चीज केंद्र सरकार चलाएगी। आज बीएसएफ का कानून, बीएसएफ एक्ट का सेक्शन 139 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को प्रिवेंटिव अरेस्ट के तौर पर भी हिरासत में लिया जा सकता है।
आज तक भारत का कानून कहता है कि अगर आप अपराध करेंगे तो पुलिस आपको हिरासत में लेगी, लेकिन बीएसएफ का कानून यह कहता है कि अपराध ना करो, लेकिन हमें अंदेशा है कि यह आदमी अपराध कर सकता है, तो अपराध करने से पहले ही उसे गिरफ्तार कर लो। अब इस कानून का दुरुपयोग होने की पूरी आशंका है और राजनीतिक कारणों से यह फैसला लिया गया है। और अंत में चन्नी साहब जो अभी पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री बने, वो अमित शाह जी से और मोदी जी से दिल्ली आकर मिलते हैं, कहते हैं कि मुझे बॉर्डर पे कुछ खतरा नजर आ रहा है, बीएसएफ का दायरा बढ़ाओ। वो बीएसएफ का दायरा बढ़ा देते हैं। चन्नी साहब खुद ये दायरा बढ़ाकर आए और आज चन्नी साहब विरोध कर रहे हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं कि पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी की मोदी जी से क्या राघव जी, सेटिंग है? अगर चन्नी जी वहां के मुख्यमंत्री, उनको लग रहा है कि अगर दायरा बढ़ना चाहिए तो फिर क्यों विरोध कर रहे हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है, इसमें आशंका के आधार पर हम कैसे तय कर सकते हैं कि दुरुपयोग होगा? राष्ट्रीय सुरक्षा से ज्यादा जरूरी कोई चीज नहीं है। हम सब राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित में खड़े हैं, लेकिन मुझे एक चीज बताइए, गुजरात में 3000 किलोग्राम हीरोइन मिलती है, 3000 केजी हीरोइन, और वो हीरोइन बरामद होने के, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे पोर्ट के जरिए आई, बरामद होने के कुछ ही हफ्तों बाद बीएसएफ का दायरा वहां आधा कर दिया जाता है। और पंजाब में जहां बहुत कम क्वांटिटी की हीरोइन मिली, वहां दायरा 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया जाता। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा ही आपका लक्ष्य है तो फिर सब राज्यों में एक समान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ये सब जहां राज्यों में बीजेपी एक का समान राज्य ही तो है, किया है। पहले 80 किलोमीटर था गुजरात में, अब वो 50 हो गया, तो इसलिए 30 किलोमीटर गुजरात का घट गया तो है। वहां तो बढ़ाना चाहिए। जब वहां इतनी हीरोइन पकड़ी जा रही है तो गुजरात में तो दायरा इंक्रीज करना चाहिए। अब गुजरात में बीजेपी की सरकार है तो वहां बीएसएफ की कोई आवश्यकता नहीं, वहां राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं। लेकिन पंजाब में बीजेपी की सरकार ना है ना बन सकती है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा को बहुत ज्यादा खतरा हो गया। ये राजनीतिक कारणों से लिए गए फैसले हैं, ये हम भी समझते हैं, बीजेपी भी समझती है। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि ये संघीय ढांचे पे प्रहार है। और चन्नी साहब और मोदी जी की क्या डील हुई? क्या चन्नी साहब की कोई फाइल मोदी जी के पास है जो मोदी जी ने दिखाई कि देखो जी फाइल है, अंदर करवा दूंगा? तो चन्नी साहब ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप आधा पंजाब ले लो, और वो आधे पंजाब की चाबी उनको देकर आ गए। क्या हुआ, क्या डील है? हम तो पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। क्योंकि आज आप 50,000 स्क्वायर किलोमीटर में से 27,000 स्क्वायर किलोमीटर किसी एक सूबे का केंद्र अपने शासन में ले ले, ये प्रेसिडेंट्स रूल आधे पंजाब में लग गया है। आप पूरी बेल्ट उठाकर देखिए, ऊपर पठानकोट, अमृतसर से नीचे मोगे तक, सारा इन लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब पंजाब को लेकर बहुत सारे इंटरेस्टेड फैक्ट पे बात हो रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, तो पंजाब को लेकर एक सवाल बड़ा लाजमी, और सभी लोग चाहते हैं ये सवाल, क्योंकि आपने कहा कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार आगे आने पे घोषित करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर क्या प्लान है? क्योंकि आप ही की एक विधायक ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि अब देर नहीं करना चाहिए, भगवंत मान जी को अनाउंसमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू जी अब नहीं आ रहे हैं। लेकिन अभी भी उनका जो इस्तीफा है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है। नहीं, देखिए मैं उन पे क्या बोलूं, मेरे कोई खास कमेंट्स उन पर नहीं है। वो एक दूसरी पार्टी में है, एक विरोधी दल के नेता हैं, वो जिस प्रकार से अपनी राजनीति करना चाहें वो करें। उनको उनकी राजनीति, उनकी सियासत मुबारक। क्या मुलाकात हुई, क्या कुछ बात नहीं, हुई? मेरी आज तक कभी मेरी आज तक कोई मुलाकात नहीं, कोई बात नहीं। मैं स्पष्ट कर देता हूँ, आज तक कोई, ये खबरें चलती रहती हैं कि मुलाकात हुई, मेरी बात हो रही है, मेरी ना आज तक उनसे कभी व्यक्तिगत तौर पे मुलाकात हुई है, ना ही कोई बात हुई है। और आम आदमी पार्टी किसको चेहरा बनाएगी, कब बनाएगी, ये पार्टी फैसला लेगी। और इसमें अगर कुछ हमारे कार्यकर्ता, हमारे विधायक, हमारे समर्थक अपना कुछ मत दर्ज कराना चाहते हैं तो विद इन पार्टी फोरम्स है, वो दर्ज करा सकते हैं। पार्टी आने वाले समय में फैसला लेगी। बिल्डिंग न्यू इंडिया आज हमारा थीम है, हम उस पर फिर से लौटना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि हम हिंदुस्तान को और बेहतर करने के लिए और क्या क्या चीज़ों पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है? क्योंकि आप खुद जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। दिल्ली जल की समस्या से, पानी की समस्या से हमेशा दो चार होती रही है। पानी ज़्यादा हो, बारिश अगर होती है तो दिक्कत होती है, बारिश कम होती है तो दिक्कत होती है। और पानी पीने के इंतज़ाम को लेकर कई सारे विजुअल, कई सारे आपको भी पता है, क्योंकि आप लोग तमाम चीज़ें जानते हैं बेहतर। क्या इंतज़ाम कर रहे हैं और कैसे बेहतर होगी चीज़ें? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि दिल्ली एक लैंड लॉक्ड शहर है। हम लोग लैंड से घिरे हुए हैं, हमारी अपनी कोई समुंदर तो है नहीं अपना, या कोई वाटर बॉडी। तो इसीलिए दिल्ली सदैव से, आज से नहीं, सदियों से
पड़ोसी राज्यों पे निर्भर रहा है पानी के सप्लाई को लेकर। तो हम लोगों को जैसे यमुना नदी से उत्तर प्रदेश हरियाणा की ओर से पानी आता है, गंगा नदी से उत्तर प्रदेश की ओर से पानी आता है, भाखड़ा नंगल से हमारे पास पानी आता है, कुछ ग्राउंड वाटर से हम पानी लेते हैं। तो हमारे कई सारे सोर्सेज हैं पानी के। क्योंकि हम दूसरे राज्यों पे निर्भर हैं तो कभी ना कभी नेचुरल कारणों से, कोई प्राकृतिक कारण से, कभी कभार राजनीतिक कारणों से दिल्ली की सप्लाई कम हो जाती है। अब जैसे मैं उदाहरण दूं, हरियाणा से यमुना नदी का जो पानी आता है उसके बीच में कई सारी इंडस्ट्री की बेल्ट पड़ती है। वहाँ इंडस्ट्री जो है अगर वो नदी के अंदर अपना अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट डाल देती है हरियाणा साइड का, तो नदी के अंदर अमोनिया का यानी कि गंदगी का स्तर बढ़ जाता है। तो जो पानी यहाँ पे साफ पहुँचना चाहिए वो काला पानी पहुँचता है, और इतना गंदा पानी पहुँचता है कि हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट उसे साफ करके लोगों तक नहीं पहुँचा सकते, तो सप्लाई घट जाती है। कभी बारिश कम होती है तो नदी का स्तर नीचे हो जाता है तो सप्लाई घट जाती है। इसीलिए ग्राउंड वाटर रिचार्ज, यूज ऑफ ट्रीटेड वाटर और ऑगमेंटेशन ऑफ वाटर सोर्सेज कि कहाँ कहाँ से पानी लाए, इसके सोर्स को बढ़ाया जाए, इस दिशा में दिल्ली जल बोर्ड काम कर रहा है। और हमारा अपना ये मिशन है कि हम दिल्ली में एक ऐसी व्यवस्था बनाएं कि आज हमें 930 MGD पानी रोजाना मिलता है, 930 मिलियन गैलन्स पर डे पानी मिलता है अलग अलग सोर्सेज से, यमुना नदी, ब्यास नदी, गंगा नदी, ग्राउंड वाटर, हर जगह से आता है। इन सारी नदियों और सोर्सेज का पानी कुल देखा जाए तो 930। हमारी कोशिश है कि इसको बढ़ाकर 1100, 1150, 1200 MGD कर दिया जाए ताकि दिल्ली में कभी पानी की समस्या ना आए। तो वाटर सोर्सेज को कैसे ऑगमेंट किया जाए, हम उस दिशा में भरपूर काम कर रहे हैं। चुनौतीपूर्ण काम है, आसान नहीं है, क्योंकि स्टेक होल्डर्स बहुत सारे इन्वॉल्व हैं। हम अकेले स्टेक होल्डर नहीं हैं, हम पड़ोसी राज्यों पे निर्भर करते हैं। तो हम कई सारी चीजें कर रहे हैं, जैसे हिमाचल से पानी खरीदने की केंद्र से आप लोग मदद मांगते हैं, केंद्र से मदद मिलती है, केंद्र का व्यवहार, क्योंकि हम डेवलपिंग इंडिया की बात कर रहे हैं, पार्टी पॉलिटिक्स से हट के बात कर रहे हैं, तो किसमें इसमें कितना। केंद्र सरकार में कई अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे मंत्री भी हैं जो जब जब उनके पास हम जाते हैं समस्या लेकर सुनते भी हैं। कभी कभार लोग ये भी बोल देते हैं जी हम करना तो चाहते हैं लेकिन पीएमओ से पूछना पड़ेगा, जब तक वहाँ से इजाज़त नहीं मिलेगी तो कैसे करेंगे। तो फिर राजनीति बीच में आ जाती है, कई सारी चीज़ें होती हैं। इतना स्पष्ट जवाब मैं नहीं दे सकता, लेकिन कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ राजनीति पसंद लोग भी हैं, तो वो राजनीति से चलते हैं। लेकिन मोटे मोटे तौर पे कई सारे मॉडल्स पे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पानी को लेकर काम कर रही है। हमने 2-3 मिशन इस बार बनाए हैं, जो केजरीवाल जी का सपना है, जो उन्होंने हमें जब दिल्ली जल बोर्ड की जिम्मेदारी दी तो कहा कि एक तो यमुना नदी को साफ करना है, कुछ भी कर चाहे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हो, जैसे भी हो, यमुना नदी को साफ करेंगे। और ये हमारा संकल्प है कि इस कार्यकाल में 5 साल में हम यमुना नदी को साफ करेंगे। दूसरी चीज, 24 घंटे पानी का सप्लाई हो। विदेशों के अंदर आप जब नल का खोलो, टूटी खोलो, पानी आता है। दिल्ली में, देश की राजधानी में ऐसा क्यों ना हो, उस दिशा पे भी हम काम कर रहे हैं। तो इन दोनों मिशंस को लेकर दिल्ली जल बोर्ड केजरीवाल साहब का सपने को लेकर आगे चल रहा है। बहुत अच्छी बात है। और अगर लोगों को 24 घंटे पानी मिलेगा तो इससे ज़्यादा बेहतर कुछ हो भी नहीं सकता है, क्योंकि जल है तो कल है, और कल की ही हम बात कर रहे हैं जब भारत के निर्माण की बात कर रहे हैं। एक बार फिर से चुनाव की तरफ आएंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो ताल ठोक रहे हैं। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की मुलाकात भी हुई थी, तस्वीर भी सामने आई थी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि छोटे दलों के साथ वो चुनाव लड़ने के लिए राजी है, और कई आज एक गठबंधन भी हो रहा है सुबह सपा के साथ। क्या आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है? संभावना है इसकी? मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश के हमारे नेता है, सुल्तानपुर से आते हैं, उन्होंने खुद ये साफ कर दिया है कि हम किसी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं कर रहे हैं। भविष्य में तो कुछ और भी हो हम सकता है। देखिए, भविष्य में तो भविष्य के बारे में तो ये हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन 2022 के चुनावों में आम आदमी पार्टी पूरे दमखम से अपने बलबूते पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, उत्तर प्रदेश में शुरुआत करेगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे उत्साहवर्धक नतीजे आएंगे। नहीं, कल सीएम योगी ने यह भी कहा कि कोरोना के दौर में आपने यूपी बिहार वालों को दिल्ली से भगा दिया, अब आपको यूपी की याद आ रही है। अब देखिए, वो एक ऐसे सूबे के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, जिस सूबे में शायद पहली बार ऐसा देखा गया कि लोग, कोरोना से मौत तो हुई लोगों की, और लाशें गंगा नदी में तैरती नजर आईं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुख्यमंत्री
अपने सूबे की ये हालात देखकर कुर्सी पे बना रहता। एक ऐसा सीएम जिसके सूबे में लोगों की लाशें नदी में तैर रही हैं, लोग दाह संस्कार नहीं कर पा रहे एक सम्मानजनक तरीके से, ये हालात हो गए। ऑक्सीजन तो छोड़ो, दवाइयां तो छोड़ो, अस्पताल में बेड तो छोड़ो, उसकी तो क्या हालत है वो आपका कैमरा दिखाता रहता है। लेकिन लोगों की लाशें अगर गंगा नदी में तैर रही हैं, इससे बुरी हालत क्या हो सकती है। ऐसे सूबे के मुख्यमंत्री को पहले अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए, नहीं कर सकते तो इस्तीफा देना चाहिए।